नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो कम टू द पॉइंट, कल हमने जो किया था लोकसभा और राज्यसभा की संरचना के बारे में, यानी कि आर्टिकल 80 और 81 तक किया था। आज करते हैं हम अनुच्छेद नंबर 82 से और 92 तक, आर्टिकल 82 टू 92, है ना। इसमें क्या आएगा, संसद के पदाधिकारी आ जाएंगे, राज्यसभा के भी पदाधिकारी और लोकसभा के भी। राज्यसभा के क्या होते हैं, जैसे राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, है ना। अध्यक्ष में और सभापति में क्या अंतर होता है, बीच बीच में शब्दावली आएंगी कुछ, है ना। जैसे भाषण देते हैं और राष्ट्रपति महोदय अभिभाषण देते हैं, भाषण में और अभिभाषण में क्या डिफरेंस होता है, तो ये शब्दावली इनको क्लियर करते चलेंगे, है ना। तो आर्टिकल नंबर कहाँ से करना है हमें, 80 टू 92 तक, अनुच्छेद 92 तक, है ना। ये इसमें करीब 11 आर्टिकल आ जाएंगे। तो अनुच्छेद नंबर 82 में हम क्या पढ़ेंगे, सीटों का समायोजन, सीटों का समायोजन, समायोजन ये कौन करता है, परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन, है ना। इसके बारे में चर्चा करेंगे। 83 में आ जाएगा फिर लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल, कार्यकाल, हालांकि पहली वीडियो में भी इस पर चर्चा हो चुकी है। 84 में आ जाएगी लोकसभा सदस्यों और राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं, योग्यता। 85 में हम पढ़ेंगे संसद सत्र के बारे में, सेशन के बारे में। 86 के बारे में कि राष्ट्रपति महोदय सदन में अभिभाषण देते हैं, इसमें अभिभाषण, अभिभाषण यानी कि स्पीचिंग कहेंगे इंग्लिश में, या फिर एड्रेसिंग, है ना। अंतर बताएंगे आपको भाषण अभिभाषण में क्या होता है। 87 में कि जो प्रतिवर्ष के संसद के सत्र होंगे या बैठक होंगी उनको आहूत करेगा, बैठक, बैठकों को आहूत करना, बुलाना, आहूत करना। 88 में आ जाएगा कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजी, एजी या फिर कोई भी मंत्री होगा, ये संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं, यहाँ तक कि संयुक्त अधिवेशन में भी। ओके। 89 में, 89 से और फिर 92 तक, इसमें सभापति और उपसभापति, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, उपसभापति, ये आ जाएंगे, है ना। तो ये आर्टिकल हमें 1 बाय 1 करने हैं इसमें, है ना। तो आर्टिकल नंबर 82 से करते हैं स्टार्टिंग, अनुच्छेद नंबर 82। 82 देखना क्या है इसमें, 82 में अनुच्छेद नंबर 82, इसमें एक परिसीमन आयोग होता है, डिलिमिटेशन कमीशन। जैसे चुनाव आयोग का एक अनुषंगीय आयोग होता है जो चुनाव के लिए काम करता है ना। इसमें क्या है कि किसी क्षेत्र को किस लोकसभा सीट के साथ में मिलाना है, मर्ज करना है, निकालना है वहाँ से, है ना। एक 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में, है ना। उसमें ये दिया गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ये सीटों का समायोजन करेगा, और उसी में निर्णित किया गया कि 2026 तक तो एज इट रहनी है संख्या। जैसे लोकसभा की कितनी होती है, 545 में से 543 का इलेक्शन होता है, 2 उसमें मनोनीत होंगे। ये 2026 तक एज इट रहनी है। और जो जनसंख्या का आधार वर्ष माना गया है चुनाव के लिए, ये 1971 की जनगणना को आधार वर्ष माना गया है। हो सकता है कि इसके बाद आधार वर्ष 1991 की जनगणना मानी जाए, ठीक है। तो क्या होता है 82 में, सीटों का समायोजन, परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग, इंग्लिश में कहेंगे डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन, है ना। 10-10 वर्ष के अंतराल पर, है ना, अपने क्षेत्रों का समीक्षा की जाएगी। फिर ये देखें कि कौन सा क्षेत्र किस लोकसभा सीट के साथ में समायोजित करना है, समायोजन, है ना। और कब हुआ था, 84, है ना, 84वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन ये हुआ था 2001 में। इसमें था कि 2026 तक संख्या एज इट रखी जाएगी। लोकसभा की जैसे सीटें होती हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 545, जिसमें से 543 का इलेक्शन होगा और 2 सीटें इसमें होंगे और 2 एंग्लो इंडियन होंगे, है ना। ये स्थिति यथावत रहेगी 2026 तक, ऐसा परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन ने ऐसी रिकमेंडेशन दी हुई है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 83, इसे चाहे तो नोट करते रहिए आप साथ साथ ही, ओके, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 83 में क्या है, कार्यकाल। 83 में आ जाएगा कार्यकाल संसद का, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है,
कार्यकाल टेनर, ये कितना होगा 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष, जनरली 5 ईयर्स, है ना। और कब से गिना जाएगा 5 वर्ष, है ना। जैसे न्यूली इमर्जिंग संसद होगी, यानी कि एमपी चुनकर आएंगे नवनिर्वाचित, और वहाँ शपथ दिला जाएगी, मंत्रिपरिषद उसमें घोषित कर दिया गया। जब पहली मीटिंग होगी, पहली बैठक, प्रथम बैठक की पहली दिन, है ना, यानी कि जो पहली तारीख होगी उसकी, वो नहीं कि डेट 1 होगी, कुछ भी मान लो 10 डेट से हुई, है ना, 10 तारीख से हुई, तो उस दिन से 5 वर्ष तक गिने जाएंगे, 5 वर्ष। ये दिन भी गिना जाएगा, ये दिन, और ये 5 वर्षों तक रहेगी। हाँ, किसी कारण से प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय इसे समय से पहले भी भंग कर सकते हैं। देखना, एक संसद होता है लोकसभा को भंग करना और एक निलंबित करना, भंग करना और निलंबित करना। निलंबित को कहते हैं सस्पेंड करना, भंग करने को डिजोल्व करना। जो भंग करते हैं लोकसभा को तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और जो निलंबित करते हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। निलंबित कैसे होती है? मान लीजिए आज कोई बैठक चल रही, कोई सत्र चल रहा है, और वहाँ पर हंगामा हो गया, उसमें पक्ष विपक्ष वालों का कुछ भी, अपोजिशन वाले हैं, वो कोई वहाँ पर प्रस्ताव इसको पारित नहीं होने दे रहे, तो हंगामा जो वहाँ पर हुआ वो 1 दिन तक हो या 2 दिन तक। अब वहाँ से जो लोकसभा अध्यक्ष होंगे ये छोड़ देते हैं, फिर देखा ना, कभी कभी वो पीछे से निकल कर चले जाते हैं। इसको बोलते हैं लोकसभा को निलंबित करना। निलंबित तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, सस्पेंड, लेकिन अगर बात आती है भंग करने की, डिजोल्व करने की, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। याद रहेगा, अलग अलग। ओके, तो प्रथम बैठक यानी कि पहले दिन से 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होगा, है ना। किसी कारण से अल्पमत में सरकार आई या कुछ भी ट्रेजिकल हो सकता है, समय से पूर्व भी राष्ट्रपति महोदय भंग कर सकते हैं। किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री जी की। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 84, योग्यता। अच्छा, और राज्यसभा की क्या होगा? ये तो देखो, इसमें ये तो लोकसभा का कार्यकाल हुआ, राज्यसभा का कार्यकाल कितना हो जाएगा ये भी आप देखिए। राज्यसभा का कार्यकाल ये कितना हो जाएगा? देखना, एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इलेक्शन होते हैं राज्यसभा सदस्यों के लिए, है ना। इसमें सदस्यों की संख्या वर्तमान की स्थिति कितनी है? 245, जिसमें से 233 का चुनाव होता है और 12 इसमें मनोनीत होते हैं, मनोनीत, है ना। पिछली वीडियो में भी चर्चा की गई इस पर कि 12 सदस्य वो 4 फील्ड से होने चाहिए, कला संस्कृति, साहित्य या विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र से, किसी एक में या एक से अधिक क्षेत्रों में प्रोफिशिएंट होने चाहिए वो, है ना, कुशलता, महारत हासिल होनी चाहिए उनको। राष्ट्रपति महोदय 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। इनका इलेक्शन होगा। तो अगर हम 245 के 3 पार्ट करते हैं, 3 पार्ट मान लीजिए आप, ये किया हमने, A, B और C, है ना। इसमें मान लो 82 और 81 हमने ये पार्ट्स कर लिए इसके। 82 और 81 MPs होंगे। इनका जो चुनाव होगा, इनका चुनाव अगर अब होता है ना 2020 में इलेक्शन, अगला इलेक्शन होगा 2022 में, अगला इलेक्शन होगा 2024 में, है ना। और इनका जो कार्यकाल होगा, इसमें अगर 6 वर्ष जोड़ते हैं 2026 तक का कार्यकाल, इनका कार्यकाल आ जाएगा 2028 तक का कार्यकाल, इनका कार्यकाल 30 हो जाएगा 2030 तक, है ना। ये जो हमने इसके 3 पार्ट किए हैं, जैसे 2020 में इलेक्शन, 2022 में इलेक्शन हुआ, फिर 2024 में हुआ इलेक्शन, अगला इलेक्शन कब होगा? 2026 में इलेक्शन होगा। 2026 का जो इलेक्शन होगा ये ए ग्रुप वालों के लिए होगा, क्योंकि इनका कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा। इसका कार्यकाल कब तक है? 2026 तक, तो ये पूरा हो जाएगा। 26 में ए के लिए होगा, ए ग्रुप के लिए। ऐसे ही अगला फिर इलेक्शन होगा 2028 में, 28 में इनका कार्यकाल हो जाएगा। ऐसा ही फिर 30 में होगा वो इनका कार्यकाल। ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी इसमें, है ना। ये पहले भी इस पर हमने चर्चा की है। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं, अवकाश ग्रहण करते रहते हैं, ठीक है ना। वो ग्रुप वाइज होते हैं फिर इलेक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल कौन सा हुआ है हमारा? 83, आर्टिकल नंबर 84। देखना, 84 में क्या है? योग्यताएं, संसद सदस्यों की योग्यताएं और अयोग्यताएं भी दी हुई हैं। अनुच्छेद नंबर 101 और 102 में दी गई, फिर 103 के तहत उनको हटाया जाएगा। तो योग्यता और अयोग्यता दोनों कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 84, क्वालिफिकेशंस के बारे में। योग्यता, संसद सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं? लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं करते हैं पहले। उनकी योग्यताएं कितनी होती है? 3 योग्यताएं। कौन कौन सी? भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और नंबर 3, संसद योग्यता से संबंधित अन्य कानून बना सकती है।
ओके, नंबर 1, नंबर 2 और 3 क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। दूसरा 25 वर्ष की कम से कम आयु होनी चाहिए, न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु। अच्छा, तीसरी कंडीशन हो जाएगी कि संसद कोई अन्य कानून बना सकती है, संसद कोई अन्य कानून, कोई अन्य कानून या विधि, है ना। जैसे संसद ने कानून बनाया कि लोकसभा अध्यक्ष को ये ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। अब ये स्नातक योग्यता इन पर काम करेगी, ये तो योग्यता हुई। अच्छा, राज्यसभा की क्या होती है योग्यताएं? राज्यसभा की भी 3 होती हैं। जैसे नंबर 1 भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक, स्पेलिंग में गलती हो जाती है कभी कभी लिखते हैं, है ना, ये ठीक कर लिया करो। दूसरा 30 वर्ष की न्यूनतम एज होनी चाहिए उसकी, 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तीसरा कि संसद कोई कानून बना सकती है, संसद कोई अन्य कानून बना सकती है योग्यता से संबंधित। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा के लिए यहाँ 25 वर्ष है, यहाँ पर 30 वर्ष है, बस ये डिफरेंस है और ज़्यादा कुछ नहीं है ना। अब आप इनकी समझिए अयोग्यताएँ क्या होती हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस नोट करते रहिए साथ साथ अगर करना चाहें तो। ओके, अयोग्यताएँ क्या होंगी? अयोग्यताएँ भी दोनों की सेम ही होती हैं। देखना, अयोग्यता के लिए आर्टिकल नंबर 101 और 102 पढ़ा जाएगा। 103 के तहत हटाया जाएगा, इनको कौन हटाएगा? देखना, लोकसभा के जो सदस्य होंगे, लोकसभा के एमपीज, है ना, इनकी अयोग्यताएँ क्या होंगी? या तो वो लाभ के पद पर है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, या तो उसने लाभ का पद धारण किया है, या फिर वो मानसिक रूप से विकृत हो गया हो। नंबर 3, या किसी बैंक का दिवालिया हुआ हो, है ना। नंबर 4 है उसने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, है ना। या फिर संसद अयोग्यता से संबंधित अन्य कानून भी बना सकती है, ठीक है ना। क्या क्या? जैसे लाभ का पद, लाभ का पद, उसने लाभ का पद धारण कर लिया होगा। लेकिन विधायिका के जो पद होंगे ना, अगर कोई व्यक्ति मंत्री के पद पर है वो लाभ का नहीं माना जाएगा, है ना। लाभ का पद धारण किया हो, या फिर वो मानसिक रूप से मानसिक विकृत, मानसिक रूप से विकृत, है ना, मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गया हो। नंबर 3, वो बैंक का दिवालिया, दिवालिया, है ना। ये लय को तय लिखा गया था, फिर दिवातिया पढ़ते इसको, फिर कमेंट आते कि स्पेलिंग में गलती, ये गलतियाँ ठीक कर लिया करो। देखो नंबर 4, संसद कोई कानून बना सकती है, संसद कोई भी कानून, है ना। या उसने अपने देश की नागरिकता समाप्त कर दी हो, नागरिकता, है ना। इनसे संबंधित कुछ भी एक्ट लग सकता है ऐसे, है ना। तो क्या होगा, जो लोकसभा के सदस्य होंगे, लोकसभा के एमपी हैं ना, उस पर मतलब कोई भी आपराधिक वो लग गया एक, जैसे मानसिक रूप से विकृत या दिवालिया, कोई एमपी है वो दिवालिया घोषित हो गया, इसका अंतिम निर्णय कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय, ठीक है ना। कि ये व्यक्ति, ये एमपी योग्य है या नहीं, इसका अंतिम फैसला राष्ट्रपति महोदय करेंगे। लेकिन उसकी सदस्यता समाप्त कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, है ना, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, है ना, जो स्पीकर होंगे, ये तो क्या करेंगे? सदस्यता समाप्त करेंगे, तो उसकी समाप्त। और ये क्या करेंगे? ये निर्णय करेंगे। कोई एमपी है, मान लो उसने विदेशी नागरिकता ग्रहण की है, या फिर वो बैंक का दिवालिया हो गया है ना। अब ये एमपी योग्य है या अयोग्य है, इसका अंतिम फैसला निर्णय तो करेंगे राष्ट्रपति महोदय, लेकिन इसकी सदस्यता जो समाप्त करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, है ना, ये करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। समझ रहे हैं दोनों चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, अगर मामला आता है दल बदल का, दल बदल, है ना, फ्लोर क्रॉसिंग, पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि कोई व्यक्ति है वो किसी पार्टी के चुनाव लड़ा है, पार्टी से उसकी टिकट पर, और चुनाव जीतने के बाद में वो दूसरी पार्टी में शामिल हो गया, इसको क्या करेंगे? दल बदल। 10वीं अनुसूची पढ़ी जाएगी। एक 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 10th शेड्यूल। उसमें यह दिया गया था कि कोई व्यक्ति अगर दल बदल के आरोप में, है ना, उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इसका फैसला कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। निर्णय भी यही करेगा और समाप्त भी यही करेगा। अगर मामला आता है दल बदल का, दल बदल, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी दल बदल की, जब अनुसूची पढ़ेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष यही तो निर्णय करेंगे, निर्णय, और यही उसको समाप्त करेंगे, समाप्त, है ना। दोनों अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास में आएंगे। ठीक है, हो ना क्लियर ये? अच्छा, अब समझते हैं राज्यसभा सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, अयोग्यता क्या होती हैं, वो भी सेम ही है।
सारी ये चीज़ें सेम है। वो लाभ के पद पर ना होना चाहिए, मानसिक रूप से विकृत, दिवालिया संसद कोई कानून बना सकती है या फिर अपने देश की नागरिकता समाप्त की है ना। उसमें यहाँ पर अगर मान लीजिए मानसिक रूप से विकृत हुआ है राज्यसभा का सदस्य, इसका अंतिम निर्णय तो राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे, लेकिन वहाँ से राज्यसभा के सभापति उसकी सदस्यता समाप्त करेंगे अगर मामला आता है राज्यसभा का। सेम कंडीशन है बिल्कुल। तो यहाँ से देखिए आप, ये तो अयोग्यता ही है। किसकी अयोग्यता है? राज्यसभा की। राज्यसभा के एमपी की ये अयोग्यता हुई। कोई एमपी योग्य है या नहीं, इसका फैसला कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय, है ना। राष्ट्रपति महोदय ये बताएंगे कि ये योग्य है या अयोग्य है। और वहाँ से संसद से समाप्त कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा सभापति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है ना? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के सभापति हुआ करते हैं। ये क्या करेंगे? इसकी सदस्य समाप्त करेंगे। ठीक है, कोई एमपी योग्य है नहीं, फैसला कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय, इनके आधार पर। लेकिन वहाँ से जो टर्मिनेट किया जाएगा, है ना, जो निकाला जाएगा, समाप्त की जाएगी सदस्यता, वो राज्यसभा के सभापति करेंगे। देखना यहाँ पर जो वजूद है ना ज़्यादा, वो उपसभापति का, उपराष्ट्रपति महोदय का ज़्यादा है राष्ट्रपति से, है ना। अच्छा, मामला अगर आता है वही दल बदल का, दल बदल में दोनों कार्य, निर्णय भी राज्यसभा के उप सभापति करेंगे और वहाँ से उसको समाप्त सदस्यता भी राज्यसभा के सभापति करेंगे। ठीक है ना। तो ये उसकी योग्यता से संबंधित है और अयोग्यता से। चाहो तो आप इसको नोट करते रहिए साथ साथ। ओके, आर्टिकल नंबर 85 में देखना क्या दिया है? सत्र के बारे में, सेशन। सत्र क्या होते हैं? सत्र या अधिवेशन। आर्टिकल नंबर 85 इसमें दिया है संसद के सत्र या अधिवेशन, अधिवेशन या इसी को हम कहेंगे सेशन, सेशंस, है ना। सत्र क्या होते हैं देखना सत्र के बारे में। एक सत्र होता है एक बैठक। सत्र जो होता है ना अपने निश्चित समय पर, जो डेट पहले फिक्स कर दी गई उसमें, जैसे एजुकेशनल सेशन होता है एक, है ना, शैक्षणिक सत्र। तो शैक्षणिक सत्र तो अपने निर्धारित समय पर था, है ना। जब अब तो स्थिति असामान्य चल रही है। सामान्य स्थिति में क्या कि 1 जुलाई को स्कूल कॉलेज खुला कर देते हैं, तो 1 जुलाई से हमारा शैक्षणिक सत्र शुरू होता है। ऐसे ही लोकसभा के भी सत्र होते हैं। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होना अनिवार्य है। 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से का अधिक करना समय हो जाए, है ना। तो वो क्या हुए? सत्र। फिर सत्र के अंदर बैठकें होती हैं। बैठकें अस्थायी हुआ करती हैं, सत्र स्थायी होते हैं। तो इसके बारे में क्या बताया गया कि संसद के एक वर्ष में 2 सत्र तो होने अनिवार्य है, लेकिन हम 3 सत्र करते हैं। पहला सत्र, दूसरा और तीसरा, है ना। पहला सत्र क्या है? मान लीजिए कितने दिन चला है कोई निश्चित नहीं है, 1 महीना चल जाए, 20 दिन, 25 दिन। ऐसे ही दूसरा सत्र है, ये चला है, और ऐसे ये तीसरा सत्र है, ये ऐसे चला है ना। तो 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का समय ना होना चाहिए। कौन से 6 महीने, कब से गिना जाएगा? पहले सत्र का अंतिम दिन और आगामी सत्र का प्रथम दिन के बीच में 6 महीने से अधिक का समय ना होना चाहिए। जो सत्र अब समाप्त हुआ है, चल रहा है, इसका अंतिम दिन और आगामी सत्र का प्रथम दिन के बीच में, है ना। या दूसरा जो भी सत्र होगा, इसका अंतिम दिन और आगामी सत्र का प्रथम दिन, इन सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का समय ना होना चाहिए। 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और ये मानसून सत्र होता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में तीसरे सत्र को किस नाम से जानते हैं? उसमें वर्षाकालीन भी लिखा होता है ऑप्शन में। वर्षाकालीन के नाम से नहीं, मॉनसून के नाम से, मॉनसून सेशन, है ना। विंटर सेशन, समर सेशन, मॉनसून सेशन, याद रहेंगे तीनों। 3 सत्र होते हैं। तो सत्रों को आहूत करेंगे, सत्रों को बुलाएंगे। सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति महोदय। आहूत करना, कॉल करना, ठीक है ना। फिर वो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष या करते हैं। तो इसमें सत्र के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि संसद के सत्र बुलाए जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 86 में अभिभाषण। 86 देखना, एक भाषण होता है, एक अभिभाषण, इनको आप समझिएगा। आर्टिकल नंबर 86 अभिभाषण। अभिभाषण इसको इंग्लिश में या तो एड्रेसिंग कहेंगे, REDDRESS, एड्रेसिंग, या तो एड्रेसिंग या स्पीचिंग वर्ड होता है इसके लिए। देखना, एक भाषण होता है, एक अभिभाषण, इनमें अंतर समझिए आप। भाषण में और अभिभाषण में क्या होता है? भाषण और अभिभाषण,
एड्रेसिंग में और स्पीच में, स्पीच देना या फिर एड्रेसिंग करना। लेकिन एड्रेसिंग कई लोगों के नाम और भी लगाते हैं, खैर हिंदी में समझिए इसको आप। भाषण क्या होता है, जैसे हम बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, मान लो कोई लीडर है, कोई नेता है, वो सभा को संबोधित कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या हुआ, भाषण हुआ सामान्य। लेकिन जो अभिभाषण होता है, अभिभाषण हमेशा दूसरों की सलाह पर, दूसरों के एक रिकमेंडेशन पर दिया जाता है। क्वेश्चन ये आता हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी का अभिभाषण तैयार होता है, वो राष्ट्रपति महोदय का होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद में मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद तैयार करती है। राष्ट्रपति महोदय अगर आज की डेट में भाषण देने लगे, पहली बात तो वो अभिभाषण देंगे, और वो पेज जो कागज़ होगा जिस पर लिखा हुआ होगा, ये कहाँ से आएगा, संसद से आएगा। संसद तैयार करेगी इसको, यानी कि राष्ट्रपति महोदय क्या बोलेंगे वो पहले ही फिक्स है, पेपर पर लिख दिया जाएगा। एक ये पेपर पे वो देख देख कर बोलेंगे, क्या हो जाएगा, अभिभाषण। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे लीडर्स हैं वो करते हैं, है ना, जैसे और जो दूसरे नेता हैं वो भी ऐसे देख कर बोलते हैं, क्या वो भी अभिभाषण है? नहीं, वो अभिभाषण नहीं है। अभिभाषण वो होता है जो केवल मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाएगा, है ना। कोई मान लीजिए यहाँ के नेता हैं ये, और ये जाकर तमिलनाडु में या दक्षिण में किसी राज्य में भाषण देने लगे वहाँ पर, लेकिन वहाँ की तो लैंग्वेज नहीं जानते, फिर वो किसी से तैयार उन्हें करवाया कि इंग्लिश में तैयार या कन्वर्ट करेंगे उसको तमिल भाषा में, किसी भी और भी, क्या वो भी अभिभाषण होगा? वो भी तो पेपर में देख देख कर वो बोलेंगे, क्या अभिभाषण है? नहीं, ये अभिभाषण नहीं है। अभिभाषण संसद से ही तैयार होकर आएगा। एकमात्र पदाधिकारी हैं जो अभिभाषण देते हैं, कौन? राष्ट्रपति महोदय, है ना। जो भी वो बोलेंगे वो पेपर में देख कर बोलेंगे। पेपर कहाँ से तैयार हो गए? उससे, संसद से, ठीक है ना। तो भाषण, अभिभाषण, क्वेश्चन आया कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है ना। अभिभाषण ये मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाएगा, है ना। एक ऐसी और शब्दावली आप समझिए, एक होता है घोषणा और एक उद्घोषणा। उद्घोषणा, राष्ट्रपति हमेशा अभिभाषण देते हैं, राष्ट्रपति हमेशा उद्घोषणा करते हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, है ना। घोषणा में और उद्घोषणा में क्या डिफरेंस हुआ, देखना। घोषणा को डिक्लेरेशन, है ना, उद्घोषणा को प्रोक्लेमेशन इंग्लिश में, है ना। घोषणा क्या होगी? घोषणा तो कोई भी अपने विवेक से कर सकता है, जैसे हम कर सकते हैं घोषणा कर कि कल की छुट्टी रहेगी, ये क्या हुई? तो अपने विवेक से हमने किया, अपनी इच्छा से किया है, तो घोषणा हुई, है ना। उद्घोषणा क्या होगी या प्रोक्लेमेशन क्या होगा? राष्ट्रपति हमेशा प्रोक्लेमेशन करते हैं। जो घोषणा दूसरों की सलाह पर की जाएगी वो उद्घोषणा कहलाएगी। आर्टिकल नंबर 352 में हम पढ़ेंगे, जिसमें इमरजेंसी के बारे में बताया गया, आपातकाल के बारे में। वो यह कि राष्ट्रपति को यदि ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश पर आक्रमण, ये बाह्य आक्रमण या फिर विद्रोह या आंतरिक अशांति जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, तो राष्ट्रपति महोदय इमरजेंसी की उद्घोषणा कर सकते हैं। उद्घोषणा यानी कि उनको कोई बताएगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, ठीक है ना। तो उद्घोषणा क्या होता है? ये हमेशा दूसरों की सलाह पर, दूसरे कौन? मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति महोदय को ये कहेगी कि परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है, अब आपातकाल की उद्घोषणा कीजिए, तब ये उद्घोषणा करते हैं। तो राष्ट्रपति एक तो घोषणा के स्थान पर उद्घोषणा करते हैं और राष्ट्रपति भाषण के स्थान पर अभिभाषण देते हैं। याद रहेंगे? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण, आर्टिकल नंबर 86, देखना इसमें क्या है कि राष्ट्रपति महोदय संसद के किसी भी सदन में अभिभाषण दे सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं, उसको एड्रेसिंग कर सकते हैं, है ना। और किसी भी सदन में समय समय पर वो किसी भी विधेयक के बारे में, किसी भी विधेयक, इंग्लिश में इसको बिल कहा जाएगा, किसी भी बिल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मान लो कोई लंबित विधेयक है किसी सदन में, मान लो राज्यसभा में, लोकसभा में, तो लोकसभा में कोई बिल है, पेंडिंग पड़ा हुआ है वहाँ पर विधेयक, कोई प्रस्ताव है, उसके बारे में जानकारी मांग सकते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय एक तो सदन में अभिभाषण देते हैं और एक वहाँ पर लंबित विधेयक के बारे में जानकारी मांग सकते हैं किसी भी सदन से, ठीक है ना। ये किस में? 86 में। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 87 पर आइए। 87 में क्या है ना, बैठकों को आहूत करना। 87 बैठक, देखना संसद की जो बैठक होंगी, एक तो सत्र होंगे और एक बैठक, सत्र के अंदर फिर बैठकें होती हैं, है ना। तो बैठक कोई सी भी हो, एक तो किसी भी वर्ष की प्रथम बैठक, लोकसभा की जब नया वर्ष आएगा उसकी प्रथम बैठक होगी, है ना। और जब नवनिर्वाचित MP चुनकर आएंगे, यानी कि नई सरकार की प्रथम बैठक, जब भी नई सरकार गठित होगी, नई सरकार की प्रथम बैठक,
प्रथम बैठक, है ना, किसी भी वर्ष की प्रथम बैठक, नई सरकार की प्रथम बैठक को आहूत करेंगे राष्ट्रपति महोदय। आहूत का मतलब कॉल करेंगे, बुलाएंगे, आहूत करना, ठीक है ना, कॉलिंग करना। आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, राष्ट्रपति जी, ठीक है ना। किसी भी वर्ष की प्रथम बैठक, किसी भी सत्र की प्रथम बैठक, नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक, है ना, को आहूत राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ठीक है। ऐसा किस में लिखा है? आर्टिकल नंबर 87 में, बैठकों को आहूत करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 88 में क्या आ जाएगा? जैसे हमने पढ़ा था उसके बारे में, अनुच्छेद नंबर 76 एजी के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, याद है ना वो आर्टिकल? ओके, तो 88 में आ जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, पूरा आर्टिकल है 76, पूरी वीडियो है इस पर बनी हुई। और जो भी मंत्रीगण होंगे, मंत्री, सरकार के मंत्री, जिसमें कैबिनेट मंत्री हो या अन्य मंत्री कोई भी हो, है ना, भारत का एजी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कोई भी मंत्री संसद की किसी भी बैठक में, किसी भी अधिवेशन में, किसी भी समिति की बैठक में भाग ले सकता है। यहाँ तक कि वो संयुक्त अधिवेशन में भी, ज्वाइंट सेशन, देखना ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन, आर्टिकल 108 में पढ़ा जाएगा, 108 में, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जिसको राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष किया करते हैं उसकी, ठीक है ना, उन बैठकों में भी भाग ले सकते हैं ये। लेकिन इस अनुच्छेद के आधार पर उन्हें वहाँ पर वोट डालने का अधिकार नहीं है। एक बार और सुनिएगा आप इसको। कोई भी मंत्री, सरकार का कोई भी मंत्री, पूरी कैबिनेट या मंत्रिमंडल पढ़ते हैं, है ना, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, ये संसद की किसी भी बैठक, किसी भी कार्यवाही या किसी भी अधिवेशन में भाग ले सकते हैं, है ना, और संसद की समितियों में भी भाग ले सकते हैं। लेकिन उस समिति के लिए इनका नाम नामित होना चाहिए, ये वहाँ पर होने चाहिए, उस समिति में नाम होना चाहिए इनका, तब समिति की बैठकों में भाग लेंगे, है ना। तो 3 चीज़ें इसमें हुई। क्या होगा कि एक तो संसद की बैठक किसी भी सदन की, चाहे वो लोकसभा की बैठक हो, चाहे राज्यसभा की बैठक हो, है ना। देखना, अगर कोई लोकसभा का मंत्री है, क्या राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, लेकिन राज्यसभा में उसे ये वोट डालने का अधिकार नहीं है। क्या कोई राज्यसभा का मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, राज्यसभा का कोई एमपी है और इसको मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है, तो क्या ये लोकसभा की बैठकों में भाग ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। वोट डालने का अधिकार है नहीं, दूसरे सदन में वोट नहीं डालेगा वो, है ना। तो क्या होगा? संसद की किसी भी बैठक में, किसी भी अधिवेशन या फिर किसी भी समिति की बैठक में, समिति, कौन सी समिति? संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री कमिटीज बनती हैं, संसद की समितियों में उसे भाग लेने का, उसे बोलने का पूर्ण अधिकार होगा। लेकिन इस अनुच्छेद के आधार पर वो वोट नहीं डाल सकते वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है, आर्टिकल नंबर 88 में है, एजे के बारे में और मंत्रियों के बारे में, ये उसमें भाग लेंगे या नहीं। क्लियर, समझ आया? कुछ पूछना है और क्या? इसमें जैसे समिति में नाम होता है, हाँ, तो उसमें भी वोट डाल सकते हैं समिति में? समिति की बैठकों में तब तक नहीं वोट डालेगा, भाग लेगा, जब तक उसका सदस्य के रूप में नामजद ना हो। अगर सदस्य के नामजद है तो अब समिति की बैठकों में नहीं भाग लेगा, तब फिर लोकसभा में, अधिवेशन में और बैठकों में भाग लेगा। जैसे समितियाँ पढ़ेंगे, प्राक्कलन समिति, एस्टिमेटिंग कमेटी होती है ना, वोट ऑन अकाउंट होती है, ये संसदीय समितियाँ हैं, पूरा चैप्टर इसके बारे में। तो अगर वो समिति का सदस्य अब बैठक में भाग लेगा, है ना, अब वोट भी वो डाल सकता है। लेकिन अगर उसका सदस्य नामित नहीं है, अब नहीं भाग लेगा, ठीक है। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पानी भी तो पिला दो बीच बीच में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर ये 88 हुआ है। अब 89 के बारे में पढ़ते हैं, अनुच्छेद नंबर 89। 89 में क्या दिया है? संसद के पदाधिकारी आ जाएंगे इसमें, राज्यसभा के पदाधिकारी। तो इनको अभी कर लेते हैं, पानी 1 मिनट के लिए बस कट करिए इसमें। ओके, तो आर्टिकल नंबर 89। अब आर्टिकल 89 से 92 तक पढ़े जाएंगे, आप ही सारे देख लीजिए इसमें 1 बाय 1 देखना। 89 से 92 ये पदाधिकारियों के बारे में है ना, राज्यसभा के पदाधिकारी, ऑफिसर्स ऑफ द ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये पढ़े थे ना 89 से और 92 तक। देखना क्या लिखा हुआ है। 89 में तो पदाधिकारी आ जाएंगे, पदाधिकारी में कौन? राज्यसभा का सभापति, उपसभापति। आर्टिकल नंबर 90, 91 और 92 पदाधिकारी। देखना,
संसद के 2 पदाधिकारी राज्यसभा के होंगे, एक सभापति उपसभापति। अगर उपसभापति का पद रिक्त हो जाए या उपसभापति है ना, राज्यसभा का अगर सदस्य नहीं रहता, सदस्य नहीं है, तो ये अपना त्यागपत्र देता है, फिर त्यागपत्र सौंपता है ना। 92 में सभापति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? उपसभापति। उपसभापति भी अगर अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का सीनियर मोस्ट, सभापति या चेयरमैन की अनुपस्थिति है ना। 92 में आ जाएगा, यदि सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का कार्य विचाराधीन है ना, तब इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं रहता दोनों को। सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का मामला, पद से हटाना का मामला अगर विचाराधीन है, मामला विचाराधीन, तो तब क्या उस कंडीशन में होगा? ओके, तो इनको 1 बाय 1 करते हैं। आर्टिकल नंबर 89 में एक सभापति और उपसभापति। राज्यसभा का एक सभापति होगा, राज्यसभा का एक उपसभापति होगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, ये तो पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, और ये संसद सदस्य यथाशीघ्र अपने में से चुनते हैं। चुनना, आप इनको समझिए। देखना, एक वर्डिंग होती है सभापति और एक अध्यक्ष। अध्यक्ष को तो हम इंग्लिश में प्रेसिडेंट बोलते हैं, सभापति को चेयरमैन। अध्यक्ष में और सभापति में क्या अंतर है? लेकिन हम संविधान पर न लेकर जाएं इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट हम राष्ट्रपति महोदय को बोलते हैं, है ना। जैसे हमने संविधान के पहले दिन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, है ना। प्रस्तावना को इंग्लिश में इंट्रोडक्शन बोलना चाहिए, लेकिन उसमें तो परिम्बल लिखा हुआ है, कुछ शब्दावली बदली हुई है जो स्टैंडर्ड बना दी गई संविधान में, है ना। अध्यक्ष में और सभापति में जनरली अगर डिफरेंस हम देखें कि अध्यक्ष और सभापति में अंतर क्या है दोनों में, तो इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे हमारे यहाँ पर नगर पालिका है, तो नगर पालिका का तो एक चेयरमैन होता है, सभापति वर्तमान में एक चेयरमैन है नगर पालिका के। ये तो 5 वर्ष तक रहेंगे अगर इनको समय से पूर्ण हटाया गया। लेकिन अगर आज की बैठक हम देखें नगर पालिका में, कि आज की बैठक को संबोधित कौन कर रहा है, कि वो तो सभापति ही कर रहे हैं, यानी कि आज सभापति ही करेंगे। मान लीजिए सभापति आज यहाँ के हमारे नगर के चेयरमैन आज छुट्टी पर चले जाते हैं कहीं वो, और 3 दिन बाद आए, लेकिन कल को भी एक मीटिंग होनी है, तो कल को मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? कि उस नगर पालिका के सीनियर मोस्ट जो भी सभासद होंगे, जो भी मेंबर होंगे, कि वार्ड नंबर 25 के जो मेंबर हैं, ये कल की सभा को संबोधित करेंगे। अच्छा, कल नगर पालिका में कल की मीटिंग को अध्यक्षता कल की मीटिंग की कौन करेगा? कि उसमें तो एक सभासद करेंगे उसको, है ना। यानी कि जो चेयरमैन हुआ है तो 5 वर्षों के लिए चुनेंगे। अब जो डेली वहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स की अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि अध्यक्ष जो पद है ये एक अस्थायी है, लेकिन जो सभापति वो स्थायी पद होता है। मेन डिफरेंस तो इसका ये होता है, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड वर्ड बनाकर यूज किया गया है। वो नहीं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट में और सभापति में क्या अंतर, फिर तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में क्या अंतर है, सीधा सा क्वेश्चन है ना। खैर, तो इसका एक सभापति और एक उपसभापति। सभापति तो कौन होंगे? उपराष्ट्रपति। जो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वो इसके पदेन सभापति होंगे। और जो उपसभापति होंगे, जो राज्यसभा होगी, राज्यसभा अपने में से यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके उतना एक उपसभापति चुनते हैं। क्वेश्चन आया कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? जो भी उपराष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति प्रथम कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राज्यसभा के जो प्रथम थे सभापति, देखना, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। सभापति कौन थे प्रथम, और वर्तमान में कौन है, ये क्वेश्चन आ जाता है। वर्तमान सभापति प्रथम एस राधाकृष्णन, है ना। वर्तमान में कौन है? और वेंकैया नायडू, ठीक है ना। और उपसभापति प्रथम कौन थे, है ना? कृष्ण मूर्ति राव, नाम आता है SV कृष्ण मूर्ति राव, ठीक है ना। वर्तमान में कौन है? और है ना, वर्तमान में आ जाएगा हरिवंश नारायण सिंह, ये नाम है हरिवंश नारायण सिंह। आप चाहे तो इनको नोट कर लीजिए आप, ये चारों। प्रथम सभापति, प्रथम यानी कि उपराष्ट्रपति, वर्तमान में वेंकैया नायडू। और प्रथम उपसभापति कौन थे? SV कृष्ण मूर्ति राव। और वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह, ये वर्तमान में है ना। तो देखना,
आर्टिकल नंबर 89 में कि राज्यसभा के एक सभापति होंगे, एक उपसभापति होंगे। सभापति तो उपराष्ट्रपति होंगे और उपसभापति राज्यसभा यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज, वो अपने में से एक चुनती है। ठीक है ना। और वर्तमान में कौन है और प्रथम कौन थे, इसको आप नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इनका कार्यकाल भी देखिए आप, जैसे सभापति का कार्यकाल कितना होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष तक, अभी हमने डिस्कस किया था, है ना। सभापति का कार्यकाल कितना आ जाएगा, 5 वर्ष, और उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष। तो ये तो ज़्यादा हो रहा है इससे, यानी कि जब तक इसके कार्यकाल पूरे हो जाएंगे एक नया उपराष्ट्रपति आएगा, ये तो क्या बनेगा, सभापति। और ये अगले जो सभापति चुने जाएंगे उनके 1 वर्ष बाद तक रहेगा। तो इसका आप लॉजिक समझ लीजिए। कार्यकाल सभापति का इतना हो रही है। आर्टिकल नंबर 90 करते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगी उपराष्ट्रपति और सदस्य अगर नहीं है। आर्टिकल नंबर 90 देखना, राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति यदि सदन का सदस्य नहीं रहता, मान लीजिए आज उसके 6 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो राज्यसभा का सभापति अगर अपना राज्यसभा की सदस्यता खो देता है किसी कारण से, या कार्यकाल पूरा हुआ है, तो वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, सभापति को सौंपते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति महोदय को। ठीक है ना। राज्यसभा का उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य न रहा हो, राज्यसभा का सदस्य नहीं रहा है, तो अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, सभापति को। अपना त्यागपत्र सभापति को, यानी कि उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, याद रखिए चीज़। ओके, तो ये उपसभापति के बारे में, चूंकि कार्यकाल इसका 6 वर्ष का है और राष्ट्रपति महोदय का है, नोट करते रहिए साथ साथ आप। ओके, आर्टिकल नंबर 91, अनुच्छेद नंबर 91, 91 में है सभापति की अनुपस्थिति। सभापति की अनुपस्थिति, है ना। देखना, राज्यसभा के जो सभापति हैं कौन है, वो उपराष्ट्रपति यानी कि वेंकैया नायडू। राज्यसभा के उपसभापति अगर अनुपस्थित हैं, है ना, तो उनका कार्यभार कौन धारण करेगा, उपसभापति। और यदि उपसभापति भी अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा का ऐसा वरिष्ठतम सदस्य, ऐसा सीनियर मोस्ट एमपी जिसे राष्ट्रपति महोदय इस कार्य के लिए उचित समझें, वो सभापति का पदभार ग्रहण करेंगे, है ना। समझिए फिर से, देखो, यदि राज्यसभा का सभापति अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति सभापति का पदभार ग्रहण करेगा। अगर ये भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का वरिष्ठ सदस्य, वरिष्ठ एमपी, है ना, सीनियर मोस्ट एमपी, ये कौन निर्धारित करेगा, जैसे राष्ट्रपति महोदय उचित समझे, राष्ट्रपति महोदय, है ना, ये बताएंगे कि ये व्यक्ति सीनियर है। अब ये सभापति का कार्यभार निर्धारित करेगा, है ना। एक बार देखिए, यदि सभापति का पद रिक्त है तो उपसभापति सभापति का पदभार ग्रहण करते हैं, और यदि उपसभापति भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का ऐसा वरिष्ठतम एमपी, है ना, जिसे राष्ट्रपति महोदय इस कार्य के लिए उचित समझें, ये सभापति का पदभार ग्रहण करता है। और अगर ये भी अनुपस्थित हो जाए फिर सीनियर मोस्ट, वहाँ तो कितने हैं टोटल, 245 में तो कोई तो सीनियर होगा ही, है ना, तो वो सीनियर मोस्ट। ये निर्धारित कौन करेगा कि ये व्यक्ति सीनियर है या नहीं है, वरिष्ठ है नहीं है, राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, आया समझ। ओके, आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहिए साथ साथ। ओके, आगे आर्टिकल नंबर 92 देखना। 92 में क्या है, आर्टिकल 92 में दिया है कि सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का मामला विचाराधीन है। अगर ये कोई कार्य करते हैं, अपराध करते हैं और वो सिद्ध हो जाए, क्योंकि 14 दिन की सूचना देनी पड़ेगी, है ना। उपराष्ट्रपति को, राज्यसभा के उपसभापति को जब पद से हटाते हैं तो ये प्रक्रिया राज्यसभा से स्टार्ट होती है, ये याद रखना आप, है ना। तो जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कार्य विचाराधीन है, अभी विचार चल रहा है इस पर, तो उस समय वो अपने सदन को संबोधित भी करेंगे, बोलने का भी उनको अधिकार होगा, लेकिन किसी मामले पर वोट देने का अधिकार नहीं होगा, वो वोट नहीं डाल सकते, है ना। तो देखना, सभापति, चेयरमैन या उपसभापति,
उपसभापति को पद से हटाने का कार्य विचाराधीन है। पद से हटाना ये कार्य विचाराधीन है, विचाराधीन, क्योंकि 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी इनको, 14 दिन की पूर्व सूचना, है ना। कोई वो सिद्ध कदाचार उन पर आरोप लग गया, कोई और सिद्ध हो चुका है ना, तो 14 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको पद से हटाया जाएगा। इसमें अपना बचाव ढूंढ रहे हैं अभी, वो सलाह ले रहे हैं कानूनी कुछ भी। तो जब ये कार्य विचाराधीन है, ये प्रोसेसिंग में है अभी मामला, इस टाइम पर ये सभा को संबोधित करेंगे, है ना, बैठकों में भाग लेंगे, बोलने का अधिकार होगा, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। किसी मामले में वोट नहीं डाल सकते, वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है ना, आया समझ में? हाँ, कुछ और प्रॉब्लम तो बताइए। तो 92 में लिखा हुआ है ना। तो इनको ये आर्टिकल्स 1 बाई 1। अब इसके बाद हम करेंगे फिर लोकसभा के पदाधिकारी आ जाएंगे, ये राज्यसभा के पदाधिकारी। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आप ये। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।